तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? ठीक, उम्मीद करता ठीक होंगे। आपने हमारे यूपीएससी का पहला पेपर देख लिया होगा और उसको सही से देख लिया होगा, हल भी कर लिया होगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षण। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, एक रसायन कंपनी है, 2 प्रकार के मिश्र धातु, उसमें से एक जस्ता और क्रमशः 7, 22, 21, 37 के अनुपात में है। इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि ये नई मिश्र धातु बने जिसमें जस्ता का एल्युमिनियम का अनुपात 25 और 62 हो जाए। तो हमको ये करना है। तो हमको पहले क्या करना होगा, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पहला ये हमारा देख सकते हैं 7 और 29 कैसे आ गया। तो 7 + 22 कर लेंगे तो हमारा 29 आ जाएगा और 21 + 37 कर लेंगे तो 21/58 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर हमें किस अनुपात मिलाना है, तो 21 और 62 के अनुपात मिलाना है। यहाँ पे देख सकते हैं 21 और 62 के अनुपात मिलाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 62 + 25 कर लेंगे तो ये हमारा सिर्फ 87 आ जाएगा। फिर हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, या तो हम इसमें से सीधे घटा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको 21/58 से ये घटा दिया, इसको इसमें से घटा दिया। ठीक है, तो इसे घटाने के बाद हमारा देखिए अभी अनुपात आ जाएगा। एकदम सिंपल है, एकदम बढ़िया मैथड है। अगर ऐसा सवाल आता है आप तुरंत कर सकते हैं, कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ ये फार्मूला यूज़ करिएगा। उसके बाद देखिए हमने इसको घटाया, इसका एलसीएम लिया, उसके बाद 174 आ गया। फिर उसके बाद हमने 74 को काट दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर एकदम सटीक आ गया 13। ये 5 मिनट 40 सेकेंड से कम में ये आप कर सकते हैं अगर इस तरीके से करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 50 है। x और +y संख्याओं का योग क्या है, 50 है। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 180 है और 5 है। तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, संख्याओं के उल्टा का क्या योग होगा। तो चलिए हम निकालते हैं। तो देख सकते हैं हमारा पहला है कि दुमाना 2 क्रम x और y है, x + y का ये है। ठीक है, और x और y का 5 × 180 कर देंगे हम लघुत्तम। ये पहला हमारा इक्वेशन बनाएंगे इसका। ठीक है, लघुत्तम और समापवर्तक को। फिर xy हमारा क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसकी कह रहा है कि इनकी संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो x 1/x 1/y = x + y xy। उसके बाद हम इसमें मान रख देंगे। मान रखने के बाद हमारा देख सकते हैं 1/18 आ गया आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। देख सकते हैं ये हमारा आंसर कहीं दिया है, तो ये देखिए डी आंसर दिया है इसका, ये इसका सही आंसर है। इस तरीके से आपको करना है। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक देगा तो आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, तो x y का मान आ जाएगा। और व्युत्क्रम पूछा है तो कुछ भी व्युत्क्रम उसका उल्टा, तो x का हो जाएगा 1/x और इसका y का y/x। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। योग ज्ञात करना, योग हम पूछ रहा था, हमने योग कर दिया, आंसर हमारा आ गया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रघु ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या से गुणा किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी है। तो 36, 42, 58 की 38। तो देखते हैं यहाँ पे इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे 5/4 का ये हो जाएगा और 4/5 का ये हो जाएगा। तो अभिष्ट त्रुटि क्या होती है, तो इसमें से इसमें माइनस कर देंगे, 1/25 × 100 और हमारा आंसर आ जाएगा 36%। ठीक है, तो 36% क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि दीपिका ने 10, 20 और 40 प्रति लीटर के हिसाब से लगातार 3 वर्ष दूध खरीदा। वह हर वर्ष अगर 8,000 रुपये खर्च करते, दूध की औसत लागत प्रति लीटर कितनी होगी। तो दीपिका ने 10, 20 और 40 प्रति लीटर के हिसाब से लगातार 3 वर्ष तक दूध खरीदा। हर वर्ष वह 8,000 खर्च करते तो दूध की औसत लागत प्रति लीटर कितना होगा। ये थोड़ा लेंदी है, तो देख सकते हैं आप। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले वर्ष में खरीदा गया दूध का मान क्या है। तो देख सकते हैं पहले वर्ष हमने दूध खरीदा 8,000 का और 10 रुपये के लीटर 800 लीटर खरीदा। फिर दूसरे वर्ष हमने दूध खरीदा 8,000 का और 20 रुपये के हिसाब से, तो 20 400। और तीसरे वर्ष हमने दूध खरीदा 8,000 का 40 रुपये के हिसाब से, तो 200 लीटर हमारा दूध आया। ठीक है, तो 3 वर्ष में दूध की कुल मात्रा कितनी होगी, तो इन सबको जोड़ देंगे तो 1400 लीटर हमारा हो जाएगा। तो तीनों वर्ष पे दूध द्वारा खर्च किया गया, तो 3 वर्ष, एक वर्ष में 8,000, तो 3 वर्ष में 8 × 3 है 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आगे 24,000 हमने खर्च किया 3 साल में। 24,000 खर्च किया तो दूध की प्रति लीटर औसत लागत कितना होगा। तो इसमें से और इसमें हम भाग कर देंगे, 24,000 में 1400 भाग कर देंगे तो 17.14 लीटर प्रति लीटर के हिसाब से हमने दूध खरीदा। औसत पूछा, औसत में होता है सबको जोड़ के सबसे भाग कर दे, तो यही इसमें हुआ है। मगर इसमें थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि इसमें
ज़्यादा हमको करना पड़ रहा है। एक नियमित बहुभुज के बाहर कोर का आंतरिक कोर के बीच का अंतर 108 है, उसके बाहरी कोर कितना होगा। यहाँ पे दे रहा है आंसर डी हमारा 144। तो 144 कैसे होगा आइए हम देखते हैं। जैसे हमारा जो होगा, जैसे हम बता रहे हैं, हम अंतर और बाहर कोर 180 होता है, ठीक है। अंदर का और बाहर का कोर मिला के 180 होता है और 180 होता है, और जब इसको पूरा मिल आ जाएगा तो 360 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें अंदर का पूछा, अंतर और बाहर कोर कितना होता है, 180 होता है। अब बाहर और अंतर कोर का अंतर कितना है, 108 है। तो 1 और 2 को हल करने पे तो बाहरी कोर 144 अंतर कोर 360 हो जाएगा। तो बहुभुजा का बाहरी कोर कितना होगा, 144 होगा। एकदम सिंपल है। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, एक 3 किलोमीटर की दौड़ एक्स वाई को 60 मीटर की दूरी से 5 सेकंड से हरा देता है। ज्ञात करें कि एक्स द्वारा दौड़ पूरा करने में कितना वक्त लगेगा। 245, 445, 250, 556। तो सही उत्तर इसका 245। आइए देखते हैं इसका 245 उत्तर कैसे आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि विजेता के द्वारा लिया गया समय, हारने वाले प्रतियोगी द्वारा तय दूरी, जीत के समय का अंतर, जीत की दूरी का अंतर, ठीक है। ये सब आपको ये दिया गया है। तो क्या है, एक्स द्वारा लिया गया समय और 3000 माइनस 60 इक्वल टू 5000 5/60। तो 3 किलोमीटर कितना होता है, 300 मीटर होता है, ठीक है। तो मीटर में है इसीलिए उसने मीटर में हराया है। तो मीटर को निकालने से हमने 1000 से गुणा कर दिया तो मीटर में आ गया। एक्स द्वारा लिया गया समय, इसमें से हमने इसको घटा दिया है, 2940 आ गया, और हमने इससे काट दिया है 5 से इसको काट दिया, 12 बार में कट गया है। तो एक्स का हमको मान अब आसानी से निकल जाएगा। एक्स द्वारा लिया गया समय, तो ये हमारा यहाँ चला जाएगा और इसको हमने इसको भाग कर दिया है तो 245 सेकेंड। और 245 सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए आप 60 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मगर हमें इसमें सेकेंड में दिया है तो 245 आंसर हमारा ये सही रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर जनवरी 2016 का चौथा दिन सोमवार है तो अगस्त महीने का दूसरा सोमवार किस तारीख को पड़ेगा। अगर जनवरी का 2016 का चौथा दिन सोमवार है तो अगस्त महीने का दूसरा दिन क्या पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं, 9 अगस्त, 15 अगस्त, 10 अगस्त या कि 9 अगस्त। तो आप सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर अभी हम आपको बता रहे हैं। देख सकते हैं इसका सही आंसर इस तरीके से निकलेगा। आप इसको पेपर में छोड़ के बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर आप ये छोड़ देंगे तो समझ लीजिए और सब सवाल आप क्या करेंगे। तो 4 जनवरी 2016 और 31 जुलाई 2016 तक के विषम दिनों की संख्या हमको ज्ञात करना है। 4 जनवरी से 14 जुलाई तक, देखिए 14 यहाँ से हम 4 घटा देंगे, 31 में से 28, फिर 29 क्यों है, क्योंकि लीप वर्ष है। जो आखिरी वक्त 4 से भाग चला जाए वो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में 29 होता है। ये अपना याद रखिएगा कि जो अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए वो लीप वर्ष होता है, तो उसको हम 29 दिन लिखते हैं। फिर उसके बाद 31 का महीना है, 30 का, 31 का, 30 का, 31 का, तो कुल मिला के 210 दिन बचे हैं। तो 31 जुलाई 2016 का दिन क्या होगा, तो हमें क्या करना है, 7 से भाग कर देना है, फिर 30 दिन बचा, तो शेष फल शून्य आया है। चूँकि शेष फल शून्य प्राप्त हुआ है तो 31 जुलाई 2016 को रविवार होगा, ठीक है, रविवार होगा। तो चूँकि शेष अगर शून्य आता है तो यह रविवार होता है, क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ से रविवार से सोम मंगल बुध ऐसे करके अंक आपको याद करना पड़ेगा पूरा 7 तक। 1 जुलाई 16 को अगस्त माह का पहला सोमवार होगा। 8 अगस्त 2016 को अगस्त माह का दूसरा सोमवार होगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से दिया गया कौन सा विकल्प 9 से विभाजित है। 9 से विभाजित करने के लिए क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं कि अगर सब 9 से विभाजित हो जाते हैं, सम और विषम, तो वो 9 से विभाजित होते हैं। चलिए हम आपको देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, सारे अंकों को जोड़ लिया है। जितने अंक हैं सारे अगर 9 से विभाजित हो जाते हैं तो 9 से विभाजित, देखिए 1 2 3 6 हमने ये इसको जोड़ा है, 18 से विभाजित हो गया, जो कि पूर्ण रूप से विभाजित है। बाकी सबको जोड़ सकते हैं, ये सब 9 से नहीं विभाजित होंगे, ठीक है। इसने क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ संख्या से विभाजित है, असल में यही हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन है कि आनंद बाबू और चंदू को, जो आनंद बाबू हैं और चंदू को 5625 रुपये के नगद पुरस्कार मिले हैं। पुरस्कार की रकम को तीनों के बीच इस तरह बांटा जाना है कि आनंद बाबू और चंदू को एक राशि मिलने पर राशि का 1/2 मिले और बाबू को आनंद चंदू को 1 मिलने वाली राशि का 1/4 मिले। तो आंसर होगा 840 750। तो वो भैया क्या होगा, इतना कुछ लिया नगद पुरस्कार है। चलिए हम इसको प्रश्नानुसार हल करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि
प्रश्नानुसार a इक्वल टू 1/2 BC इक्वल टू 2a इक्वल टू BC हो जाएगा। अब हम दूसरे को हल करते हैं, b इक्वल टू 1/4 a प्लस c और 4b इक्वल टू ac हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों को हमने इक्वेशन बना लिया। इक्वेशन बनाने के बाद हम इसको हल करते हैं, ठीक है। तो हल करने के बाद हमारा आ जाता है ab और 53 आ जाता है। तो ये समीकरण 2 और 1 को फिर हल करने पे हमें क्या मिलता है, मान हमको मिलता है 4b प्लस c अपान 2 प्लस c। तो 8b प्लस 3c, अब 8b माइनस b 3c इक्वल टू 7b इक्वल टू 3c, b अपान c हो जाएगा 3 अपान c, b और c 3 7 हो जाएगा। a b c का हो जाएगा 5:3:7। इस तरीके से हमें करना पड़ेगा, तब उन लोगों को समान राशि मिलेगा। फिर इसके बाद भी बहुत लंबा है, तो अब उनको ऐसा बांटने में कितना लगेगा, जैसे आनंद का हिस्सा कितना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो आनंद का हिस्सा है उसको ऊपर लिखना पड़ेगा और नीचे सब कुछ जोड़ के और जितना हमें राशि मिला उससे कर देंगे तो 1875 हो जाएगा। फिर हमको बी का भी इसी तरह निकालना पड़ेगा। बी का जो बाबू उनका 3 निकला, 3 मान उसको ऊपर नीचे रख के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका निकल जाएगा। और आनंद के हिस्से का अंतर तो इन दोनों को जब माइनस कर देंगे तो तीसरे का आंसर आ जाएगा 750 रुपये। बहुत ही सिंपल है, मगर बहुत लेंदी है। ये आएगा तो आप जल्दी से जल्दी इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं तो छोड़ना ही पड़ जाएगा आपको। पहले हमारा क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले की, देख सकते हैं नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा पुनरावृत्ति और आवृत्ति दशमलव नहीं। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, जल्दी से जल्दी भाग करके देखना पड़ता है। अगर आप भाग नहीं कर सकते हैं तो समझ लीजिए हमेशा आपको देख सकते हैं जहाँ 3 और 11 रहता है अधिकतर वहाँ ही पुनरावृत्ति होती है। 8 और विषम संख्या जहाँ रहती है वहाँ बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है, ठीक है। तो ऐसे में आप टिक मान लीजिए ये, ठीक है। अगर विषम संख्या नीचे हो वही अधिकतर ऐसी होती है कि जो किसी से ना कटे वही बार बार पुनरावृत्ति करती रहती है। तो ऐसा ऑप्शन है, देख के मार सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी कर भी सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 को 11 से विभाजित करने में 27 पुनरावृत्ति हो रही है। 3 और 11 पुनरावृत्ति आवृत्ति दशमलव है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 गाड़ियाँ ए और बी अगले 1 घंटे के भीतर निर्धारित की गई हैं। दोनों गाड़ियों को सभी यात्री हाल इंतजार कर रहे हैं। हाल में बैठने की क्षमता 1500 है, जिसमें से 10% खाली रह जाती है। प्रत्याशी यात्रियों को 40% महिलाएं। प्रत्येक ट्रेन में बैठने की क्षमता प्रतीक्षालय में बैठे यात्रियों की 2/3 है। ट्रेन ए की यात्री ट्रेन में सवार हुए हैं। ट्रेन ए के सवार आधे यात्री महिलाएं, बाकी यात्री ट्रेन बी के सवार में हुए हैं। ट्रेन ए में सवार पुरुषों की संख्या और ट्रेन बी में सवार महिलाओं की संख्या बीच का अनुपात क्या होगा। ऐसा सवाल पढ़ने के बाद आपको लगता होगा 4-5 बार पढ़े तब भी आपको ये सवाल क्लियर नहीं होगा। इतना लेंदी सवाल बनाने का मतलब क्या होता है कि बच्चे इसको एक बार पढ़े दोबारा पढ़ने की हिम्मत ना करें। तो आपको क्या करना है कि एक लाइन पढ़ के और उसको हल करते जाना है, वरना आप पूरा पढ़ के सोचेंगे कई बार हल कर ले तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। इतना लेंदी बनाने का मतलब होता है कि बच्चा पढ़ के इसको छोड़ दे। चलिए हम इसको प्रश्नानुसार करते हैं। अगर आप एक लाइन करेंगे तो आपको सही पड़ेगा, नहीं तो आप छोड़ के तुरंत भाग जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हाल की क्षमता कितनी है, 1500 है। हाल में बैठे कुल यात्रियों की संख्या कितनी है, तो 1500 मल्टीप्लाई 90/100 तो 350 है। महिलाओं की संख्या क्या है, 1350 मल्टीप्लाई 40/500 है, 540 रहेगा। ये सब कैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 1500 है, 10% खाली है, 40% महिलाएं। तो ये आपको पढ़ के करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ के नहीं करेंगे तो सवाल आपसे हिलेगा भी नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेन में बैठे यात्रियों की संख्या कितना 2/3 है, इसलिए 1350 मल्टीप्लाई 2/3 300 कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ देख सकते हैं कि ट्रेन बी के सवार हुए यात्रियों की संख्या कितनी है, तो हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। बी के जो मान निकला तो उससे हमने कर दिया। ए में सवार महिलाओं की संख्या कितनी है, 450 भागा कर दिया 2 से। 2 1/3 तो 1/3 याद रखिएगा। एक ट्रेन ए में सवार पुरुषों की संख्या क्या है तो इसमें से हमने माइनस कर दिया। बी में सवार महिलाओं की संख्या कैसे कर दिया, तो अभिष्ट अनुपात कितना होगा, तो 450 90 तो हो जाएगा 5:1, ठीक है। बहुत लेंदी सवाल होता है, इसको लाइन बाय लाइन आपको करना पड़ेगा, पूरा दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं तो आप गलत कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक संख्या को 50% दूसरी संख्या को 40 से और 40 से 1 अधिक, अगर संख्या के बीच का अंतर 10 हो तो दोनों संख्या का योग क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का 50 तो दूसरी संख्या 40 में 40 से 1 अधिक है, अगर मूल संख्याओं के बीच का अंतर 10 है तो दोनों संख्याओं के योग का मान क्या होगा भाई। तो 70 210 100 की 110, तो सही उत्तर क्या होगा हम देखते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हल है पूरा। माना 2 संख्याएं क्रमशः x और y है। x कितना कम है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने फार्मूला x y गुणे 50/100 माइनस x गुणे 40/100, तो कितना अधिक है भैया, 1 अधिक है। तो इस हमने हल किया तो आ गया y/2 माइनस 2x/5 1 आ गया। और हमने जब इसको पूरा हल किया तो ये आ गया x माइनस वाई का अंतर 10 है। तो उसके बाद हमने क्या किया, ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया है और ये इक्वेशन 2 बन गया, ठीक है। ये प्रश्न के अनुसार बना है, x और y का मान 10 है। एक तो दोनों को हल करेंगे तो x और y का मान निकल जाएगा। अब इसको कैसे हल किया जाता है, तो ये बहुत बचपन का है कि इसमें हम किससे गुणा कर देंगे, कि हम इसमें 5 से गुणा कर दे रहे हैं, इसमें हम 5 से गुणा कर दे तो y कर जाएगा, तो हमें x y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए x और y, तो यहाँ पे हम y रखेंगे, यहाँ पे हम इसको x रखेंगे। इस तरीके से हम कर सकते हैं, आराम से x y का मान निकल जाएगा, पुराना बचपन का तरीका है। तो x y का मान हमें क्या मिला, 110 संख्या, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक एक्सप्रेस 90 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। अगर यह औसतन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो सफ़र के समय को कम 40 मिनट तक लाने के लिए ट्रेन को किस रफ्तार से दौड़ाना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें 90 मिनट की एक निश्चित दूरी तय करती है। अगर औसतन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, सफ़र के समय को कम कर 40 मिनट तक लाने के लिए ट्रेन को किस रफ्तार से चलनी पड़ेगी। हमें समय क्या है, 40 मिनट है, ठीक है, चल रही है 48 मिनट से 90 मिनट की निश्चित दूरी तय करनी है। तो हमें रफ्तार बढ़ानी होगी, कितनी बढ़ानी होगी, चलिए हम देखते हैं ट्रेन की रफ्तार कितनी बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया समय 90 मिनट, तो इसको घंटा में बदलेंगे 3/2 घंटा हो जाएगा। तो चाल हमारी कितनी 48, तो चाल बराबर दूरी बता समय, दूरी हो जाएगा समय गुणे 4, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा, यदि इसी दूरी को 40 मिनट अर्थात 40/60 घंटा 2/3 घंटा में पूरा करना है तो क्या होगा। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बता समय, दूरी हमें क्या है 72 मिल गई है, ठीक है, और समय हमें इतने समय में हमको निकालना है। तो चाल हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ा देना पड़ेगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा कर देना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है, हमें पहले चाल दूरी समय सब पता होगा, तो एक निश्चित समय में हमें कितना तेज़ चलना होगा, तो ये हम चाल इसको तो दूरी बटा समय से हम निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं कि अगर एक वस्तु की लागत मूल्य 20% का लाभ होता है तो हमें मान लो 100 है तो 100 में 120 कर देंगे, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यदि विक्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत घटना क्या होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं माना कि इसका लागत मूल्य x है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो x मल्टीप्लाई 100 + 20 तो इक्वल टू x गुणे 120 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया कि जब लाभ हमको माना 100 में खरीदा और 20% लाभ हो गया तो 20 हमको जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है, इसी तरीके से सिंपल है। तो क्या हो जाएगा, हमें लाभ मिल जाएगा, हमें 6/x x इक्वल टू x/5 मिल जाएगा। तो विक्रय लाभ का फार्मूला क्या होता है, लाभ को फार्मूला ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि लाभ कैसे निकाला जाता है। तो लाभ कितना मिला, विक्रय मूल्य कितना, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो इसका लाभ हमें मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे x/5 6x/5 मल्टीप्लाई 100 हमने करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 60.66, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 7000 देख सकते हैं कि हमारा 7200 रुपये मूलधन 9 महीने में 50/3% सालाना की दर से ब्याज ज्ञात कीजिए भैया। तो फार्मूला क्या होता है, मूल गुणे धर गुणे साधारण ब्याज है ना, तो मूल PRT/100 होता है। तो मगर इसमें 7200 रुपये देंगे, मूलधन 9 महीने में 50/3%, ठीक है, इसको हम निकालना है। तो दिया गया दर क्या है भैया, 50/3% है। तो 9 महीने में कितना साल होता है, 12, तो मूलधन कितना होगा 7200 रुपये। तो हमारा साधारण ब्याज का दर क्या है, मूलधन दर गुणे समय, तो 7200 मल्टीप्लाई 100 और टी समय 9/12 गुणे 900, तो सही उत्तर हमारा आ गया 900 रुपये, ठीक है। तो डी हमारा सही हो जाएगा, डी 900 रुपये। एकदम सिंपल है क्वेश्चन, बस आप लोग को थोड़ा उलझाने के लिए ऐसा दे दिया है। मेरी अलमारी में 30 गेंदे हैं, ये प्रैक्टिकल वाला आ गया सवाल। मेरी अलमारी में 30 गेंदे हैं, पूरी तरह से अव्यवस्थित तरीके से रखी है, 10 काली है 10 लाल है, 10 काली हैं 10 लाल है, 10 भूरे रंग के, लेकिन मैं अंधेरे में रंगों में अंतर नहीं कर सकता। मुझे अलमारी में कितनी गेंद लेनी होगी ताकि एक ही रंग की कम से कम एक जोड़ी मौजूद रहे। तो कितनी लेनी पड़ेगी, तो मान सकते हैं कि अलमारी में हमारे गेंदों की संख्या कितनी है, 4 है। लाल काले और भूरे रंग की गेंद की प्रति संख्या 10 है, तो प्रत्येक रंग में एक गेंद होने की कम से कम संख्या कितनी होगी, 3। तो एक रंग मान लीजिए जब 3 गेंद उठाएगा तो उसमें से लाल पीली और भूरी अलग एक प्रैक्टिकल है, क्योंकि 3 गेंद है, कम से कम एक रंग की एक जोड़ी हो, इसके लिए कम से कम ली जाने वाली गेंदों की संख्या क्या होगी, तो 3 + 1 = 4। एकदम सिंपल है, बस माइंड का खेल है, आप कर लेंगे, वरना आप लगाने लगेंगे फार्मूला CPR, ठीक है, तो RPC, तो ऐसे लगाने लगेंगे तो फार्मूला नहीं निकाल पाएंगे, सिर्फ माइंड का खेल है। हमारा देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि 0.6363 + 0.3737 + 0.8080 कितना होगा। सिंपल इसको जोड़ देना है, ठीक है, इसमें डॉट डॉट भी दिया है क्या, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमको सिर्फ 63, 37 और 80 को जोड़ना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब हम इसको जोड़ेंगे तो भागा करेंगे, भागा करने में हम क्या कर सकते हैं, 90 90 90 कर सकते हैं, और 90 90 करने के बाद हम यहाँ 100 भी लिख सकते हैं, मगर हमको यहाँ अंक बहुत ज़्यादा आगे है, इसलिए हम 90 90 कर सकते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि जब आपसे ऐसा पूछेगा तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ सिर्फ 2 अंक लेंगे और 2 अंक लेने के बाद सब कुछ जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद नीचे 100 होता है, 100 की जगह हम 90 90 लिख देंगे, ठीक है। 90 90 लिखने के बाद इसको जोड़ देंगे, आंसर हमारा हो जाएगा, भाग कर देंगे तो 18 हमारा आंसर आ जाएगा, तो 1.8 आ जाएगा, सही उत्तर ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। 2 3 5 6 7 और 9 अंकों को कितने से 4 अंक से संख्या बनाई जाए जो 3 से विभाजित हो।
हेलो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2, 3, 5, 7, 9 से कितने 4 अंकों की संख्या बनाई जा सकते हैं जो 3 से विभाजित हो और अंक दोहराया ना गया हो। बहुत ही कठिन सवाल, बहुत ही दिमाग हिलाने वाला। कैसे पता करेंगे, इसमें कोई फार्मूला है कि नहीं है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। 2, 3, 5, 6, 7, 9 को ऐसी संख्या बनानी है जो 3 से विभाजित भी हो जाए और वह अंक दोबारा भी ना है। पहली विधि क्या है, 2, 3, 7, 9, 2, 6, 7, 9, 3, 5, 7, 8, 7, 3, 5, 7, 9, 5, 6, 7, 9। यहाँ पे अभी संख्या क्या है, 5 और 4, तो 5 गुणे 24 तो हो गया 126। 1, 2, 3, 4, 5, तो हमने ये 5 है और सब कुछ जोड़ने पे कितना आएगा, 24 गुणे कर दिया 20, तो वो संख्या दोबारा भी नहीं आएगी और वो संख्या 3 से विभाजित भी हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2, 3 क्या होता है 5 और 7, 9 क्या होता है 16, 16 और 5 21। 21 संख्या क्या होती है, 3 से विभाजित होती है। फिर उसके बाद ये सारी संख्या विभाजित होती है। यहाँ पे देख सकते हैं वो संख्या क्या होगी यहाँ पे, तो भैया 4 अंकों की संख्या बनानी है तो 4 कर देंगे ये, तो 4 का मान क्या होगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 करने पे 24 आ जाएगा, क्योंकि ये 4 अंक को बनाने के लिए हमें 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 4, इसका मतलब क्या होता है कि 4 का मतलब ये होता है, प्रायिकता में यूज होता है ये। ठीक है, इसका मतलब जितना बार होगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे करना पड़ेगा। और हमने 5 संख्या ऐसी बनाई, 1, 2, 3, 4, 5 और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे कोई लॉजिक लगा के हल करना पड़ता है, उससे हल नहीं होता है ये सवाल। ठीक है, कई बच्चे छोड़ देते हैं, उनका दिमाग चक्कर खा जाता है या तो अधिकतर गलत कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक नाव का प्रवाह 20 मिनट में 400 मीटर की यात्रा करता है। 20 मिनट में 400 मीटर की यात्रा करता है। नाव की गति ऊर्ध्वाधर के मुकाबले प्रवाह के साथ दुगनी है, तो निम्न विकल्प कौन सा सही विकल्प प्रदर्शित करेगा। ए, पानी स्थिर नाव में 1/2 प्रवाह गति करेगा, 4 गुणे प्रवाह गति करेगा। स्थिर पानी में नाव की गति 2 गुणे प्रवाह की गति करेगा, स्थिर पानी में नाव की गति 3 गुणे प्रवाह में करेगा। तो सही उत्तर बताइए क्या होगा। तो हम मान लेते हैं क्या होता है, नाव की पानी की चाल बताए, माना स्थिर पानी में नाव की चाल ए है, प्रवाह की गति बी है और प्रश्नानुसार 2 गुणे नाव की ऊर्ध्वाधर गति है, नाव का प्रवाह गति की गति है। तो 2 गुणे a माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी, 2a माइनस 2b इक्वल टू ए प्लस बी, ए इक्वल टू 3b हो जाएगा। तो स्थिर पानी में नाव की गति कितनी हो जाएगी, तो 3 गुणे प्रवाह की गति। क्या कुछ समझ में आया? अब स्थिर पानी में नाव की गति क्या हो जाएगी, 3 गुणे प्रवाह की गति हो जाएगी। हमारा उत्तर क्या होगा, डी सही होगा। डी कैसे सही होगा तो एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि पहली बार आया है। माना स्थिर पानी में नाव की गति ए है, बी की गति है, तो यहाँ पे दिया है कि नाव 20 मिनट में 400 मीटर की यात्रा कर सकता है, तो ऊर्ध्वाधर प्रवाह के मुकाबले प्रवाह के साथ दुगनी है। ठीक है, नाव की गति ऊर्ध्वाधर प्रवाह के मुकाबले प्रवाह की गति दुगनी है। तो हमने फार्मूला बनाया है, 2 गुणे नाव की ऊर्ध्वाधर गति इक्वल टू नाव के प्रवाह की गति। तो 2 गुणे a माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी, 2a प्लस 3, 2b इक्वल टू होगा a इक्वल टू 3b। इसका मतलब 3 गुणे प्रवाह की गति होगा। यहाँ पे आंसर हमारा डी से। 3 मिश्रण को बराबर मात्रा में पेट्रोल के 2:3, 4:3 और 1:6:1 में 3 को एक साथ मिलाया जाए तो आखिरी मिश्रण के पेट्रोल का अनुपात क्या होगा, 41:64, 32:31, 64:41, 21:32। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे 2:3 है, तो 2 + 3 और 5 को 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 और 4 3 को जोड़ेंगे 7 और 6 को जोड़ेंगे 7, 2:3, 3:5, 3:7 और 1:7। तो हो गया। एक बार हमने इसको लिख लिया है और एक बार हमने इसको लिख लिया है। ठीक है, ऊपर नीचे करेंगे, हमने इसको लिख लिया है। फिर हम इनको अनुपात में करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमको हो जाएगा 64:41। अब सिंपल है। एक बार हम इसको अनुपात में करेंगे और फिर हम एक बार इसको अनुपात में करेंगे। एक बार हम 2 को लिखेंगे, यहाँ पे 2 को लिखेंगे और 3 2 5 को जोड़ देंगे। फिर एक बार हम 3 को लिखेंगे और 4 3 7 को जोड़ के नीचे लिख देंगे और इसका अनुपात हमको मालूम चल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है मान लें कि n जो संख्या है वह ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर है। तो n संख्या हमारा यह है, तो मल्टीप्लाई n अगर x 8 पर स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 + 6 7, तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे करते हैं तो उतना बार हमको लिखना पड़ता है। ठीक है, ये इसका मेन होता है। यहाँ पे देख सकते दिया गया है x का ये है, तो हमें उतना बार लिखना पड़ेगा और हमें उतना बार 15 बार हम लिख रहे हैं। उसके बाद 64 कर दे रहे हैं और उसके बाद हम इन सबको काट रहे हैं। ठीक है, काटने पीटने के बाद हमें 4 फल शेष या शून्य शेष बचता है। ठीक है,
तो x का विभाजित करने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है। तो क्या होगा, शून्य प्राप्त होता है। तो आंसर क्या होगा भैया, शून्य। ठीक है, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है 75 लीटर क्षमता वाले कंटेनर में एक प्रवेशिका और एक निकासी नली है। अगर दोनों को एक साथ खोला जाता है तो कंटेनर 5 मिनट में भर जाता है, पर अगर निकासी की नली में प्रवाह की दर दुगनी कर दी जाए तो दोनों नलों को एक साथ खोले तो कंडक्टर बनने समय तिगुना हो जाता है। जब केवल प्रवेशिका नली खोली जाती है तो कंटेनर भरने का समय कितना होगा। इसमें क्वेश्चन दिया है कि जब हम 75 लीटर की क्षमता वाले कंटेनर को प्रवेशिका माने जहाँ से हम एक पानी डाल रहे हैं टंकिका में और निकासी नली है, अगर दोनों को एक साथ खोला जाए तो कंटेनर 5 मिनट में भर जाता है। पर अगर निकासी नली के प्रवाह को दुगुना कर दिया जाता है, जैसे एक यहाँ पे है और इसको दोगुना कर दिया जाता है, गुणे 2 कर दिया जाता है, तो कितने समय में वो भर जाएगा, तो ये पूछा गया है। तो हमको मान लेते हैं कि माना कि प्रवेशिका नली में कंटेनर भरने का समय x लगता है और कंटेनर को खाली करने का समय y लगता है। तो प्रवेशिका नली के 1 मिनट में किया गया कार्य और निकासी नली को 1 मिनट में किया गया कार्य 1/x 1/y। ठीक है, प्रश्न अनुसार, ठीक है, x - y को 1/5 लग जाता है और x - y 2/y को 1/15 लग जाता है। ठीक है, ये हमको याद रखना है। फिर उसके बाद एक और समीकरण को 2 को हल करने पर तो x और y का मान हमें मिल जाता है। 3 मिनट लगेगा और इसको 15/2 मिनट लगेगा। तो केवल प्रवेश नलका खोले जाने पर कंटेनर 3 मिनट में भर जाएगा। ठीक है, ये सवाल बारंबारता आता है। बारंबारता का माध्यिकांक विद्यार्थियों को सैंपल पूछा गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्ग दिया है 1, 10, 4, 11, 20, 15, 21, 30, 8, 31, 40, 3। ये बारंबारता का सवाल है। इसका माध्यिका पूछा जाता है, बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि सैंपल योजना बस किराए के खर्च के बारे में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब हमें सबका मध्यांक निकालना पड़ेगा। तो इसका मध्यांक क्या होगा, ये 5.5 1 से 5 तक का मध्यांक, फिर 1 से 20 तक का मध्यांक, फिर 21 से 30। तो ये हमारा मध्यांक निकल गया। फिर x गुणे x हमको निकालना, f गुणे x, इन दोनों को निकाल के इसमें गुणा कर देना है। ये f है और x है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे देख सकते हैं x हमारा 30 है और fx यहाँ है, तो हमें माध्यिकांक निकालना है। तो माध्यिकांक निकालने के यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको और इसको भाग कर दिया। तो प्रश्न में ऐसा कोई विकल्प नहीं है जो ये मान आता हो। हमारा मान आ रहा है 8.833। तो ऐसा कोई मान ही नहीं दिया है, तो ये हमें निकालना है। अब कई बच्चे कन्फ्यूज होंगे कि सर यहाँ पे कैसे 5.5 आ गया। तो भैया यहाँ से n का मान निकालने के n/2 + 2 होता है। यहाँ से 10 है, 10 में 1 जोड़ दो, 2 कर दो, 11/2 कर दोगे तो 5.5 आ जाएगा। उसी तरह आप सबका कर देंगे 11 से 20 तक है। ठीक है, तो 11 से 20 तक का मान क्या होगा बताइए। अब यहाँ का मान हम देख सकते हैं, हमने तो पहले निकाल लिया। अब इसी के मान को हम बहुत आसानी से इसमें ऐड करके भी निकाल सकते हैं। आइए हम बताते हैं कि कन्फ्यूज होती क्या। यहाँ पे देख सकते हैं 11 और 20 है। यहाँ पे 1 से तो शुरू नहीं किया है, तो हम निकाल सकते थे। इसने शुरू किया है यहाँ से 11 से 20 तक। तो 11 से 20 तक n/2 कर देंगे। n/2 करने के बाद 20/2 कर देंगे, आ गया 10। और 10 को फिर यह 5 + 5 जोड़ देंगे। इसका मतलब जो हमारा मान आएगा उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ मान आ गया 10 और प्लस 5.5 जोड़ देंगे तो आ गया 15.5। इसी तरह यहाँ भी करेंगे। यहाँ कितने का अंतर है, हमारा यहाँ अंतर है 10 का और 10 का सब में इसको 5 जोड़ते चले जाएंगे, 10 बढ़ता चलेगा। इस तरह हमारा ये मध्यांक निकल जाएगा। मध्यांक निकलने के बाद फिर हमें इसका क्या कह रहा है, मध्यांक निकालना है। तो इसका और इसका हमें कर देना है। तो इसका फार्मूला एकदम याद कर लीजिए, f(x) = 365/30। तो हमारा आंसर आ जाएगा 18.833। इसमें से कोई विकल्प नहीं, इसलिए कोई सही नहीं होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष वाला 24 जनवरी 2016 तो 4 जून को 26 के बीच कितने दिन होंगे। जनवरी और जून, तो जनवरी में कितना महीना होता है, 31 का महीना होता है, आपको मैंने बताया था। उसमें से 24 दिन निकाल दे तो 7 दिन बचेगा। फिर उसके बाद जनवरी फरवरी में 29 का होता है, क्योंकि ये लीप वर्ष है। 16 का भाग 4 से चला जाएगा। इसका मतलब 16 और 4 चौको, इसका मतलब चाहिए लीप वर्ष है, क्योंकि ये 16 है, 4 से कट जा रहा है। तो फिर 29, फिर 30, फिर 29, 30, तो फिर सबको जोड़ देंगे तो दिन हमको पता चल जाएगा 141 दिन। बहुत ही सिंपल सवाल है। वैसे भी आप हाथ से भी जोड़ के कर सकते हैं। ठीक है, 30, 30, 31, 30। ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शन में दिया रहेगा 141, मगर ये ऑप्शन में तो बहुत चला के 141, 42, 43, 40 सब दिया है, इसीलिए इसको सावधानीपूर्वक जोड़ के करना। नहीं तो अगर एक मिस्टेक आप लीप वर्ष नहीं करेंगे तो आपका 140 हो जाएगा और पहला आंसर सही होगा। इसीलिए आप ध्यान से करिएगा। सवाल बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मगर ऑप्शन बहुत डिफिकल्ट है।
गेस नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि विनोद एक वस्तु को 45% के लाभ पर आकाश को बेचता है, फिर आकाश उसे 10% घाटे को संजय पे बेचता है। परिणाम लाभ या घाटा कितना होगा? चलिए हम देखते हैं कि भैया कितना घाटा हुआ कितना लाभ हुआ, दोनों एक दूसरे को बेच रहे हैं। तो मान लीजिए कि आर ने 45% का लाभ किया और आर ने -10% का लाभ किया, तो आर हमारा आर, और ये फार्मूला होता है F1 + F2 = F1 × F2/100। ये हमारा परसेंट लाभ हानि, इसी से आप निकल जाएगा। अगर आप करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे हानि हुआ है, ठीक है, हानि हुई इसलिए माइनस लग गया है, और हमेशा यहाँ माइनस लगता है। यहाँ पे देख कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये कर दिया, और करने के बाद हमें 30.5% आंसर आएगा। सिंपल ये फार्मूले पता, और ये फार्मूला हमेशा याद कर लीजिए, ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, बसपा गायों को मुर्गियों की निश्चित संख्या के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। अगर सिरों की कुल संख्या 12, पैरों की कुल संख्या 40, तो मुर्गियों की संख्या पता करिए। बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर सिरों की संख्या 12 है और कुल पैरों की संख्या 40 है, ठीक है, तो 40 भाग का बहुत सिंपल तरीका होता है कि अगर आप जानते हैं कि 40 सिरों की संख्या 12 है और कुल पैरों की संख्या 40 है, तो मुर्गियाँ कितनी हो सकती हैं भैया? मुर्गी कितनी हो सकती हैं? तो 12 की दुगुना कितना होता है? 24 - 40 कर देंगे, 16 बच जाएगा। तो 16 इसका मतलब वो है जिनके 4 पैर हैं, ठीक है। तो 8 के 8, 8 दूनी 16, तो 8 हो गया इसका ये 8 लोग तो वो है, तो 12 में से 8 चला गया 4, तो 4 वो है जो मुर्गियों की संख्या है। तो इसको दूसरी तरीके से हल कर सकते हैं। तो माना गायों की संख्या x है, मुर्गियों की संख्या y है, तो x + y = 12, और 4x, जिससे 4 मैंने गायों की संख्या पैर की संख्या 4 होती है, 4 प्लस, और मुर्गियों की पैरों की संख्या 2 है, तो ये 40 हो गया। फिर इन दोनों को हल करेंगे तो उसके बाद भी x 8 और y 4 आ जाएगा, तो मुर्गियों की संख्या 4 हमें पता चल गई है। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, दोनों तरीका एकदम सिंपल है। यहाँ पे देख सकते हैं 12 लड़कियाँ एक निश्चित काम को 30 और 15 दिनों में करती हैं, 30% और 15 दिनों में करती हैं, और 20 लड़के उसी काम को 60% और 16 दिनों में करते हैं। तो 8 लड़के और 16 लड़कियाँ काम कितने दिनों में करेंगी? तो इसका भी हम मान लेते हैं, इसका भी 12 लड़के 30% काम करती 15 दिनों में, तो 12 लड़के 100% काम करेंगी 15 भागा 30 × 100, तो 50 दिनों में। तो 18 लड़के पूरा काम करती हैं, तो 12 × 50 × 18 × 100/3। तो इसी प्रकार 20 लड़के काम करते हैं 60%, तो 16 दिन में। तो 20 लड़के पूरा काम करेंगे 16 × 100/60, तो 80/3 दिन में। तो 8 लड़के पूरा काम करेंगे कितने दिन में? तो 8/3 × 20/8 × 200 दिन, ठीक है, सिंपल है। फिर 8 लड़के और 18 लड़के एक दिन में काम करेंगे, तो दोनों को निकाल लेंगे। तो अवशिष्ट दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? 200 भागा 9 = 22 दिन, और 22.2 दिन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा है कि एक 1296 + 24 × 0.05 का मान पता कीजिए। तो क्या होगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है, इन सबको गुणा कर लेंगे, और यहाँ पे तो पता चल जाएगा 72 आ जाएगा। सिंपल ही है। राम ने चॉकलेट खरीदा और वह उन्हें अपने बच्चों को 3 समान रूपों में बांटना चाहता है। एक भैया राम है, उसने एक चॉकलेट खरीद लिया, वो तीनों अपने बच्चों को समान रूप में बांटना चाहते हैं। अगर वह हर एक को 15 चॉकलेट देता है, 15 और 3 गुणे हैं, तो 15 × 35 45 हो जाएगा, और 2 चॉकलेट बच जाती है। तो अगर हर एक को 16 चॉकलेट देता है, तो 2 चॉकलेट कम पड़ जाती है। तो राम ने कम से कम कितनी चॉकलेट खरीदी होगी? तो भैया कितनी चॉकलेट खरीदी होगी? यहाँ पे देख सकते हैं कि माना प्रश्नानुसार हम कर सकते हैं। माना बच्चों की संख्या x है, अपने बच्चों को 20 समान रूप में बांटना चाहता है। अगर वह हर एक बच्चों को 15 चॉकलेट देता है, तो 2 चॉकलेट बढ़ जाती है। तो मान लीजिए बच्चों की संख्या हमें पता नहीं है, तो मुझे यहाँ 20 की जगह 3 दिखाई दिया था, इसलिए मैंने 3 से गुणा कर दिया था। तो हमें क्या करना है कि प्रश्नानुसार बच्चों की संख्या पता नहीं है। अगर वह x बच्चों को बांटता है तो 2 बच जाते हैं, तो 16 अगर बांटता है तो 2 बच जाते हैं, इसमें 2 कम पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए x का मान हम निकालते हैं, x = 4, उसके 4 बच्चे हैं, तो भैया 4 का मान रखेंगे तो 62 आ जाएंगे, ठीक है। तो 4 का मान हम इसमें रखते हैं, तो 6 + 2 = 62 आंसर आ जाता है। फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर a = x 3x का एक गुणज है और b x 5 का एक गुणज है, तो अगर b - 1 धनात्मक पूर्णांक है, तो x का कम से कम मान क्या हो सकता है? तो चलिए हम बात करते हैं इसमें क्या हो सकता है। दिया है a = x, 3 का गुणज, b = x 5 का गुणज, b - a धनात्मक है, तो इसको हम प्रश्नानुसार करते हैं। यहाँ पर 3 और 5 का गुणज कोई मान उभयनिष्ठ नहीं होगा, b - a भी धनात्मक होना चाहिए, अतः x का मान न्यूनतम 1 ही होगा।
बहुत सिंपल था। फिर से देख लीजिए कि a = x का 3 का गुणज है और 5 का गुणज है, b - एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर 3 और 5 गुणज में कोई मान उभयनिष्ठ नहीं होता है। 3 का पहाड़ा और 15 का पहाड़ा कोई भी गुणज जो उनका होता है दोनों उभयनिष्ठ नहीं होता कि दोनों एक दूसरे में आए। और b - a धनात्मक होना चाहिए, तो ये धनात्मक क्या हो सकता है, तो 1 ही है जो इन लोगों का धनात्मक हो सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गीता की एक 30 मीटर चौड़ा, 40 मीटर लंबा और 20 मीटर गहरा आयताकार कुआं खोदना चाहती है। एक कुआं है वो खोदना चाहती है, 30 मीटर चौड़ा, 40 मीटर लंबा और 20 मीटर, ये 20 मीटर गहरा है और इसकी चौड़ाई कितनी है, ये ऊपर से चौड़ाई 30 मीटर है और 40 मीटर लंबा, ठीक है, इतना लंबा हो गया, ठीक है, इसकी चौड़ाई 30 मीटर है। तो आयताकार, एक आयताकार, ये गोल नहीं करना चाहती है, मैं गोल बना रहा था, तो ये एक आयताकार करना चाहती है, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी 30, इसकी लंबाई कितनी होगी 40 और इसकी गहराई जो होती है, हाँ जो इसकी 20, मान लो इसकी गहराई मान लेते हैं, ये 20 से नीचे होता है। तो जिसका खुला सिरा ज़मीन पर होगा वो अंदर से निकली मिट्टी कुएँ के चारों ओर 1 मीटर समान रूप से ज़मीन पर बिछा देगी, तो कितना अतिरिक्त मिट्टी बचेगी, ये पूछा है। तो हमें पहले मिट्टी कितना निकला है वो पहले निकालना पड़ेगा। तो आयताकार घन आपकी कुएँ की क्या होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो इन सबको पहले हम गुणा कर देंगे तो 24,000 घन मीटर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको कहाँ बिछाना है उसका आयत भी निकालना पड़ेगा। चारों ओर दीवार बनाना है, आवश्यक मिट्टी का आयतन, इसको क्या करेंगे, हमको दीवार बनाना है। तो 42 × 32 - 40 × 30 × 0.5, तो हमारा आ गया है कि 72 घन मीटर हमें इसको बनाना होगा, तभी हम इसको बिछा सकते हैं। इसको हल करने के बाद हमारा आंसर 72 घन मीटर आ जाएगा। ये हमने 0.5 कहाँ से लाया है, तो भैया ये क्वेश्चन में दिया है कि कुएं के अंदर से निकली मिट्टी को कुएं के चारों ओर 1 मीटर समान चौड़ाई और ज़मीन से 0.5 मीटर ऊंची बनानी चाहती दीवार बनाई, कितनी अतिरिक्त मिट्टी बच जाएगी। कुएं से हमने आइटम निकाल लिया है, उसके बाद ये कह रहा है कि हमें कितनी आवश्यकता है, तो भैया हमें इतना है, तो इतना हमें निकल रहा है, तो इतने हम काट के इतना ऊंचा हमको करना है, उसके बाद हम कर दे रहे हैं, तो हमारा मान आराम से आ जा रहा है 72,000 घन मीटर। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा सवाल लगता होगा, और जब ये आदमी देखता है तो पागल है। देखिए इसको हल करेंगे तो 1 घंटा से कम नहीं लगेगा। तो आइए इसको सिंपल से कैसे हल करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 497 भागा 7 × 104 भागा ये प्लस, ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये ऐसे मान है। यहाँ पे देख सकते हैं ये घन होता है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, सिंपल से करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये शायद भाग का चिन्ह है, ठीक है, हाँ ये भाग का चिन्ह, ये भाग ही का चिन्ह है। तो इसको हमने नीचे कर दिया, इसको हमने नीचे कर दिया प्लस, इसको हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, इसको हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये किसका घन है, तो भैया ये तो घन है 1000, 100 का घन है, ये 100 का स्क्वायर है, और ये 31 का और ये 62 का, ये 31 का घन और ये 62 का घन है। अगर आपको घन नहीं याद है तो भैया आप कर नहीं पाएंगे, बहुत समय लगेगा। इसको घन पता करने में ही आपको 15 मिनट लग जाएगा, इसीलिए आप घन एकदम याद रखिए। ये 62 का स्क्वायर है, ये 31 का स्क्वायर है। इसके बाद जब हम इसको हल करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल सा हमारा आ गया आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 स्टेशन ए बी 138 मीटर दूर है। एक ट्रेन से 7:15 बजे एक से शुरू होकर बी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। एक अन्य ट्रेन सुबह 8 बजे बी से शुरू होती है और ए को 36 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलती है, तो समय कितना मिलेगा। तो भैया हमें क्या मालूम है, पहले हमें ए और बी की किलोमीटर मालूम है, ठीक है। सुबह ट्रेन कितने बजे चली, 7:15 पे चली, और बी 24 किलोमीटर चल रही है और ए की 36 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। तो हमें चाल मालूम है, दूरी मालूम है, ठीक है। यहाँ ट्रेन कितना चली है ये हम देख लेते हैं। ट्रेन हमारी चली है सुबह 7:15 पे चली है और 8 बजे पहुँच गई है, ठीक है। तो 45 मिनट का समय लगा है। रफ्तार कितनी, 24 × 45 से 18 किलोमीटर से चली है। दूसरी ट्रेन के बीच की दूरी हमको क्या करना है, 138 - 18 120 हो जाएगा। ये तथा 20 की सापेक्ष गति क्या होगी, दोनों को जोड़ देंगे। फिर समय क्या होगा, समय का दूरी अपन चाल होता है, दूरी है 120 है, 120 यहाँ है, चाल हमारा 60 है, 2 घंटा बाद, अर्थात दोनों ट्रेनें 8 + 2 घंटे बाद मिलेंगी। तो 8 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 10 बजे ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी, ठीक है। एक जैसे जब कोई 2 ट्रेनें इधर से भी चल रही इधर से भी चल रही है, दोनों का क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं,
स्पीड, ठीक है, और 20 का जो ये रहता है, इससे हम इसको 4 बराबर दूरी बटा समय से हल करके निकाल देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पेन के अवधारण की लागत 30% बढ़ जाती है, लागत 20% बढ़ जाती है, तो पेन का विक्रय मूल्य 60% बढ़ जाता है। और मूल रूप से पेन का और कैश का क्रमशः 40-60 होता है। अगर वास्तव में लाभ पेन का क्या वास्तविक लागत 1/4 है, तो नए अनुमानित लाभ का पता लगाइए। तो भैया कैसे होगा कि लागत 30% बढ़ जाती है, कैम की लागत 20% बढ़ जाती है, पेन का विक्रय मूल्य 60% बढ़ जाता है। मूल रूप से पेन का आवरण और कैप की लागत 40 है, 60 रुपये होता है। तो वास्तविक लाभ पेन में कैम वास्तविक लाभ का 1/4 है, तो नए अनुमानित लाभ ज्ञात करिए। तो पहले हमको बहुत लंबा इसका लिखना पड़ेगा। पेन का आवरण मूल्य 40 रुपये, कैप का मूल्य 60 रुपया है, पेन का क्रय मूल्य कितना होगा, 100 रुपया होगा। वास्तविक लाभ 1/4 है। यहाँ पर पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं पेन का विक्रय मूल्य 100 + 15 115 हो जाएगा। पेन का आवरण मूल्य भैया इसको ये भी निकालना है, बहुत ज़रूरी है। तो पेन का नया आवरण नया मूल्य कितना होगा, 40 × 130/100 = 55। पेन का आवरण नया विक्रय मूल्य कितना होगा, 60 × 120/172 होगा। और पेन का नया क्रय मूल्य कितना होगा, 72 + 72 124 होगा। पेन का विक्रय मूल्य 184 होगा। नया अनुमानित लाभ कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत कितना, ये फार्मूला याद रखिएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य अपान 100। नया अनुमानित लाभ होगा 184 - 24 × 100 48.38 हो जाएगा। हमारा अगला है, राम ने 2 बराबर रकम 2 भिन्न लोगों को दी। पहले व्यक्ति पर 5% साधारण ब्याज दर से 5 वर्ष के अंत में ब्याज में 1000 रुपये मिले। दूसरे व्यक्ति को उन्होंने 2 वर्ष के लिए रकम दी, हुआ उस पर ब्याज कितनी देर लगाए ताकि इतनी ही राशि प्राप्त कर सके जितनी उन्होंने पहले वसूली थी। 10, 6, 25। सही उत्तर क्या होगा, दिया है कि भैया क्या दिया है, दोनों व्यक्तियों की समान राशि दी गई है। माना दूसरे व्यक्ति की ब्याज 8% है, प्रश्नानुसार पहले व्यक्ति की प्राप्त ब्याज और दूसरे व्यक्ति के प्राप्त ब्याज। तो मूल धन दर गुणे समय अपान 100, मूल धन गुणे दर गुणे समय। तो आर हमारा निकल गया है 12.5%, ठीक है। ये तो साधारण ब्याज का फार्मूला सबको याद होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक परियोजना में 12 कर्मचारी 15 दिनों में काम पूरा करते हैं। अगर 3 कर्मचारी पहले दिन में अनुपस्थित, तो बचे हुए लोग अपने काम कितने की दर से कितने बढ़ोतरी करें ताकि परियोजना का काम कम समय में पूरा हो सके। 60, 33, 66, ठीक है, या 30। तो सही क्या होगा, हमारा देख सकते हैं कि हमारा 12 कर्मचारी द्वारा पूरा किया गया काम 15 दिन है, तो 9 कर्मचारी द्वारा पूरा किया काम 15 × 12/9 = 20 दिन हो जाएगा। अतः कर्मचारी के कार्य करने की दर अभिष्ट वृद्धि प्रतिशत कितना है, 20 - 15/15 × 100। पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा जाएगा 33 सही 1/3। कैसे आ जाएगा, एक बार और देख लीजिए। 12 कर्मचारी काम पूरा करें 15 दिन में, 9 कर्मचारी काम पूरा करने को लगेगा दिन, 15 × 12/9 20 दिन में। तो कर्मचारी द्वारा किया गया 20% कितना होगा, 20 - 15, और 15 यहाँ से आया है अपान 15 × 100, 5/15 = ×100 कितना होगा, 33 सही 1/3। लगातार 15 दिनों में काम करने के लिए कर्मचारी की औसत मजदूरी 80 रुपये प्रतिदिन थी। पहले 7 दिनों के दौरान उसकी औसत मजदूरी 33 प्रतिदिन थी और आखिरी 7 दिनों तक दौरान औसत मजदूरी 90 प्रतिदिन है। तो पहले 8 दिनों की औसत क्या होगी, तो भैया क्या होगी, कर्मचारी की 15 दिनों की कुल मजदूरी कितना होगी, तो 15 × 80 तो 1200 रुपया। औसत कैसे निकलता है, कुल पदों का योग कुल पद, ठीक है, n/। तो कर्मचारी के n 7 दिनों की कुल मजदूरी कितना होगी, तो इतना होगी। कर्मचारी की अंतिम दिनों की 7 मजदूरी कितना होगी, तो इतना होगी। तो कर्मचारी के 8वें दिन की मजदूरी कितना होगी, तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दो, तो हो गया 66 रुपया। अब पूछ रहा है कर्मचारी की पहले 8 दिनों की कुल मजदूरी कितना होगी, 141 + 66 कर दो 507, अर्थात कर्मचारियों के पहले 8 दिनों की औसत मजदूरी कितना है, तो 507/8 कर देंगे 63 रुपये 37 आ जाएगा आंसर। हेलो दोस्तों, आज यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला हमारा होगा मानसिक अभिरुचि परीक्षा। मैथ आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने मैथ बहुत ही जल्दी बताया है। जो पहले से पढ़ा है उसको सिर्फ रिवीजन के लिए मैथ है। अगर आप बढ़िया से मैथ पढ़ना चाहते हैं, बढ़िया से ट्रिक वाला मैथ, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब मैं आराम से एक सवाल आराम से बताऊँगा, ट्रिक से बताऊँगा, तब आपको समझ में आएगा। ये तो रिवीजन के लिए मैंने बताया था। अगर आप इस तरीके से रिवीजन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।